राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में बुक के इंट्रोडक्शन के साथ साथ राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा पहले और द्वितीय संस्करण के दौरान लिखे गए 2 शब्दों को पढ़ा गया और साथ ही प्रकाशकीय भूमिका को मैं कंप्लीट कर चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक मानसिक तैयारी की जरूरत है और इस पुस्तक पर बहुत ज्यादा सहमतियां और असहमतियां रही अपने दौर में, जिसको लेकर भदंत आनंद कौशलयायन जी की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको इस बुक का लेखा जोखा बताती है और ये कहानियां कहां से और किस काल संदर्भ के दौरान लिखी गई हैं और ली गई हैं। उस समय का सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था, स्त्रियों की क्या दशा थी, उन सब चीजों के ऊपर टिप्पणी जो है वो भदंत आनंद कौशलयायन जी ने की है। और आज मैं बुक की शुरुआत उसी टिप्पणी से कर रही हूं जो बुक में सबसे अंत में दी गई है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। परिशिष्ट सभी भारतीय भाषाओं में अद्वितीय ग्रंथ भदंत आनंद कौशलयायन। वोल्गा से गंगा की कुछ कहानियां मैं हिंदी की पत्रिकाओं में पढ़ चुका था और जिस समय पुस्तक प्रकाशित हुई उसकी पहली प्रति भी शायद मुझे ही मिली है। मैंने सारी पुस्तक को एक बार और कई कहानियों को एक से अधिक बार पढ़ा है, पढ़कर सुनाया है सभी तरह की अवस्था के लोगों को। मेरी आलोचना थी कि कई कहानियां कहानियां कम और इतिहास अधिक है। सचमुच कुछ कहानियां मुझे ज्ञान के बोझ से दबी सी लगी। कहानी होनी चाहिए हल्की फुल्की। मैंने अपनी ये सम्मति एक बार राहुल जी को लिख भेजी। उनका उत्तर था, यदि इन कहानियों को रोचक ढंग से लिखा गया इतिहास मात्र भी समझ लिया जाए तो भी मैं संतुष्ट हूं। वोल्गा से गंगा की प्रशंसा मैंने की है और सुनी है, लेकिन उस दिन जब एक महाराष्ट्र विद्वान जो विश्व साहित्य से परिचय रखते हैं कि यह राय पढ़ने को मिली कि किसी भारतीय भाषा में इस हिंदी पुस्तक के समान कोई ग्रंथ नहीं, तो मेरा हिंदी भक्त मन सचमुच नाच उठा। लेकिन हाय, कल किसी सज्जन ने 20 सितंबर के विश्व बंधु की एक कतरन भेज दी जिसमें पढ़ने को मिला नग्नवादी वेद निंदक राहुल। लेखक का नाम है श्री स्वामी जी, लेकिन उन्हें गुप्त रहने की क्या आवश्यकता थी। हाँ, किसी ने अपना नाम ही स्वामी रख लिया हो तो अलग बात है। पुस्तक का प्रिय लगना अप्रिय लगना अपनी अपनी रुचि की बात ही नहीं, योग्यता की भी बात है। इसका मतलब इसे ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि आज जो है धर्म संविधान लाने की कोशिश की जा रही है जो मनुस्मृति पर आधारित है, और कुछ लोग जो है वो संविधान के फेवर में खड़े हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। ये अपनी अपनी रुचि के साथ साथ अपने अपने मानसिक स्तर और अपने अपने मानसिक दिवालियापन को भी दिखाता है। मनुस्मृति जो इंसान को इंसान मानने से भी इनकार करती है और भारतीय संविधान जो हर इंसान को एक बराबर अधिकार देता है, ये रुचि और आपके मानसिक स्तर को भी दिखाता है। ठीक इसे वैसे ही समझिए। सभी को कोई भी ग्रंथ एक साथ कभी भी नहीं बांटा। वोल्गा से गंगा ही इसका अपवाद क्यों हो? लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि श्री स्वामी जी ने जनता के सामने जो ये इच्छा की है कि वह इस घृणित पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे, उस इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करने से हम सम्मानित होते हैं या अपमानित? बहुत जायज सवाल है ये। बार बार हर चीज पर प्रतिबंध लगवाने से आप विश्व गुरु नहीं बन जाते। आप उसके अपोजिट में तर्क लेकर आइए, वाद विवाद कीजिए। आर्य जाति की तो सुनते आए हैं कि आज तक की यही विशेषता है कि मिथ्या मतों और उससे अपनी बुद्धि बल से ही परास्त करने की कोशिश की है। वादे वादे जयते तत्वबोधः, क्या आर्य पूर्वजों की घोषणा नहीं है? करारा व्यंग्य कर रहे हैं भदंत कौशलयायन जी कि आप तो मेरिट वाले हैं, आप तो हर चीज को अपने बुद्धि बल से परास्त कर देते हैं तर्क वितर्क द्वारा, तब फिर इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं राहुल जी की इस युगांतकारी कृति से समीप से परिचित हूं और जानता हूं कि उसमें हमारे देश के एक असाधारण चिंतक के जीवन भर के अध्ययन के परिणाम समाविष्ट हैं। उनके निष्कर्ष हमें गलत लगे तो हम उन्हें वैसा सिद्ध करें।
पुस्तक को रोक लगा देने से क्या होगा? आप सिद्ध कर रही है कि इसमें लिखी बातें गलत हैं। उसको सिद्ध करने के एवज में ही आप बहुत कुछ पढ़ जाएंगे और आपका मानसिक स्तर जो है वो ऊपर उठ जाएगा दिवालियापन की बजाय। स्वतंत्र चिंतकों के सामने यदि वे ईमानदार हैं और ईमानदारी के पौधे को सींचना चाहते हैं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। राहुल जी द्वारा रचित वोल्गा से गंगा की प्रथम 4 कहानियों के नाम है निशा, दिवा, अमृताश्व, पुरुहूत। और यहाँ से पुस्तक के बीच में क्या क्या होगा, किस किस तरह की कहानियां हैं, उनका नाम क्या है और वो किस टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये सब कुछ भदन आनंद कौशलेयायन जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। उन 4 कहानियों में 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के समाज का चित्रण है। वह प्रागैतिहासिक काल की हैं और ये कहानियां हैं, इसलिए ये तो मानी हुई बात है कि उन कहानियों में कल्पना का हाथ विशेष है, लेकिन वह केवल कल्पनाजन्य कृति नहीं है। मतलब हम जब आदि मानव पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, हिस्ट्री की बुक्स में जब टीचर हमें पढ़ाया करती थी तो एज्यूम क्या करती थी कि जैसे आग का आविष्कार कैसे हुआ होगा, तो किसी बच्चे ने पूछा कि मैम आदि मानव को ये कैसे पता चला कि आग में भूनकर जो मांस पकता है वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो हमारी टीचर हिस्ट्री की 7वीं क्लास की बड़ी इंटेलिजेंट थी, उन्होंने उस क्वेश्चन का स्वागत किया और स्टूडेंट को डांटकर चुप नहीं बिठाया, बल्कि एज्यूम किया कि हो सकता है कभी पीसेस काट रहे हों और छिटक के कोई पीस आग में चला गया हो, और क्योंकि खाने की हमेशा कमी रहती थी इसलिए उस टुकड़े को बचाने के लिए किसी ने आग से बाहर निकाला हो, और जब खाया हो तो उन्हें पता चला हो कि आग में भूनकर ये जो है बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसलिए जब इतिहास से इंस्पायर होकर कहानियां लिखी जाती हैं तो उसमें कल्पना का सहारा ज्यादा होता है, एज्यूम ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतिहास को आप झुठला सकते हैं ऐसे ये कह के कि तो कल्पनाशील है। जब कहानी डेवलप होती है तो उसमें लेखक की अपनी इमेजिनेशन बहुत काम आती है कहानियों को सही तरीके से डेवलप करने में। मैंने अपनी 7वीं क्लास का हिस्ट्री की टीचर का एग्जाम्पल सिर्फ ये समझाने के लिए ही दिया है। तो ये कहानियां भी राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत मेहनत से दुनिया भर के इतिहास का अध्ययन करके इकट्ठा करी हैं। ऑफ कोर्स उनको डेवलप करने में इमेजिनेशन का सहारा ज्यादा है। उन कहानियों में जो जो मार्के की बातें हैं वह सब राहुल जी ने इंडो यूरोपी यानी कि इंडो यूरोपियन तथा इंडो ईरानी भाषा शास्त्र यानी फिलॉजी विषयक अध्ययन का परिणाम है। परिवार की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट बाय एंगल्स, वह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उन कहानियों पर प्रतिबंध लगवाने से पहले हमें उन ग्रंथ पर भी प्रतिबंध लगवाना होगा। मतलब जिन जिन ग्रंथों को आधार बनाकर इन कहानियों को उन्होंने डेवलप किया है ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में, सबसे पहले उन सारे ग्रंथों के ऊपर भी आपको प्रतिबंध लगवाना पड़ेगा। राहुल जी की एक बुक पर आप प्रतिबंध लगवा देंगे तो कोई और राइटर जो है इस तरह की पुस्तक निकाल देगा। अगली 4 कहानियां हैं, मतलब स्टोरी नंबर 5 टू स्टोरी नंबर 8, पुरुधान, अंगिरा, सुदास और प्रवाहन। इन सभी कहानियों के पीछे भी साहित्यिक प्रमाण है वेद, ब्राह्मण, महाभारत, पुराण और बौद्ध ग्रंथों के अट्टऊ कथा नाम से प्रसिद्ध भाष्य। सुदास कहानी का आधार स्वयं ऋग्वेद है और कई पाठकों को बौद्धों अबौद्धों सभी को चिढ़ाने वाली कथा प्रवाहन जैवली का आधार है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद और बौद्धों की उक्त 8 कथाएं, इन 4 कथाओं में 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक के सामाजिक विकास को देने का प्रयत्न किया गया है। पाठक देखें, अभी हम बुद्ध के समय तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत अच्छे से भदन कौशलेयायन जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चीज को कि ये बुद्ध काल से पहले की कहानियां हैं और उस समय भी जो है रिटन फॉर्म में कहानियां आ चुकी थी। अगली कहानी बंधुल मल्ल है, 490 ईसा पूर्व। इस कहानी की सारी सामग्री बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। वहां इतनी अधिक सामग्री है कि राहुल जी को उस समय की अवस्था चित्रित करने के लिए सिंह सेनापति नाम से एक पृथक उपन्यास लिखना पड़ा है। और इसका पिछले एपिसोड में भी द्वितीय संस्करण के ऊपर जो राहुल सांकृत्यायन जी के 2 शब्द हैं उसमें हमने ये पढ़ा था।
10वीं कथा नागदत्त है। यदि आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें, यवन यात्रियों के वृत्तांत पढ़ें, जायसवाल जी की हिंदू पॉलिटी पढ़ें, तो यहाँ जिन जायसवाल जी का जिक्र है वो काशी प्रसाद जायसवाल जी ही हैं और इन्हीं के ऊपर रतन जी ने अपना शोध प्रबंध लिखा है। और आपके सभी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला विंसेंट स्मिथ का इतिहास, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपके हाथ में भी उसमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्य लगे जिन्हें राहुल जी ने नागदत्त में व्यक्त किया है। तो इन्हें महज इमेजिनेटरी स्टोरीज कहकर आप खारिज नहीं कर सकते। इन इन जगहों से आप इतिहास को जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 11वीं कहानी प्रभा कहानी के रूप में भी काफी अच्छी ख्याति पाई है। उस कहानी के पीछे अश्वघोष के बुद्ध चरित और सौंदरानंद 2 काव्य हैं। सभी संस्कृत नाटक हैं। विंटर नेट्स का लिखा भारतीय साहित्य का इतिहास है और रीज डेविड्स का लिखा बौद्ध भारत है। उस कहानी का समय 50 ईसा पूर्व है। 12वीं कहानी सुपर्ण योद्धेय गुप्त काल की कहानी है। उसकी कुछ सामग्री गुप्तकालीन अभिलेखों में मिली है जो अमिट है और हमारे द्वारा नित्य पढ़े जाने वाले रघुवंश कुमार संभव अभ्यान शकुंतलम से है। उसमें पाणिनि की भी देन है और चीनी यात्री पहयान की भी। 13वीं कहानी दुर्मुख है, सचमुच तीर की तरह चुभने वाली। क्या किया जाए, इसके पीछे हर्षचरित कादंबरी और हुएनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत हैं। इतिहास को पढ़ने के कई सारे सोर्सेज होते हैं। एक तो साहित्यकार उस वक्त क्या लिख रहे थे, इतिहासकारों ने क्या लिखा है, इन सब के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं कि ये अपने राजाओं को खुश करने के लिए लिखा करते थे। लेकिन जो दूसरे देशों से आए हुए ट्रैवलर्स थे जिन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, जैसे कि आपके हुएनसांग हैं, इत्सिंग हैं और फहयान है, इब्न बतूता है, अल-बरूनी है, इन लोगों के द्वारा लिखे गए ट्रैवलॉग्स को पढ़कर भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि भारत से बौद्ध धर्म का नष्ट कर दिया गया था, लेकिन हुएनसांग के ट्रैवलॉग्स के जरिए उसको दोबारा रिवाइव किया गया है। नालंदा में इनका मंदिर भी बना हुआ है हुएनसांग का। मैं होकर आई हूं रतन जी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वीं कहानी का समय है 1200 ईस्वी और नाम है चक्रपाणी। उस कहानी का स्रोत आपको नैषद में ढूंढना होगा, खंडन खंड खाद्य में ढूंढना होगा और अनेक शिलालेखों और अभिलेखों में। बाबा नूरदीन से लेकर सुमेर तक 6 कहानियां हैं और जिनका समय है 10वीं सदी से 12वीं सदी तक। उन सब कहानियों के पीछे भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता है, लगभग वैसी ही जैसी इन कहानियों के पीछे। लेकिन उन पर देखता हूं कि किसी को कुछ विशेष आपत्ति नहीं है, शायद इसलिए कि वह सर्व अपेक्षाकृत वर्तमान काल से संबंध रखती हैं और हम ठहरे अतीत के पुजारी। मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बिफोर क्राइस्ट एरा बीसीई पढ़ते हैं और आफ्टर क्राइस्ट एरा एसीई पढ़ते हैं। तो बस उसी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि आफ्टर क्राइस्ट एरा का इतिहास जो है वो तेजी से लिखा गया था और उसके ऊपर ज्यादा किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस चीज पर है कि आप वेद पुराण शास्त्रों के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं, यही इसका मतलब है। पुस्तक में कहानियों में व्यक्त सभी निष्कर्षों से सहमति असहमति होने की इन पंक्तियों के लेखक की धाक सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उसके लिए राहुल जी जैसी ना सही तो उसके आसपास का अध्ययन तो होना ही चाहिए। कह रहे हैं कि जो श्री स्वामी जी जिनका जिक्र भदन कौशल्यायन जी कर रहे हैं और उन्होंने ये लिखा होगा कि ये कहानियां झूठी हैं और इसको बैन होना चाहिए, तो राहुल जी के फेवर में भदन कौशल्यायन जी ने लिखा है कि इन कहानियों पर बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इतिहास का लेखा जोखा पढ़ना चाहिए। ये पंक्तियां तो श्री स्वामी जी जैसों से केवल निवेदन करने के लिए लिखी गई हैं कि इन कहानियों में अनाप शनाप नहीं है, वर्षों का अध्ययन है। अभी पिछले दिनों कुछ अनपढ़ जैनियों ने आचार्य धर्मानंदो जी कौसाम्बी द्वारा व्यक्त विचारों के विरुद्ध हल्ला मचाया था। जैन पंडित जी ने ही कहा, हम कौसाम्बी जी के पक्ष में गवाही देंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे डर है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ और उसके रचयिता ऋषि महर्षि श्री राहुल जी की गवाही दे रहे हैं। अरे ठीक तो कहता है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तो करारा व्यंग्य किया है यहाँ भदन कौशल्यायन जी ने कि
जैनियों के पंडित जो है वो जैन ऋषि के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऋषि महर्षि हो जो राहुल सांकृत्यायन जी के फेवर में बात करे, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी ने इसमें सीधे तौर पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जिसमें स्त्रियों की नग्नता, यहाँ तक के गौ मांस खाने की बात करी गई है कि किस तरह के फेस्टिवल्स में बनाया जाता था, गेस्ट्स के आने पर परोसा जाता था घोड़े का मांस, गाय का मांस, इन सब चीजों का जिक्र जो है इस पुस्तक में है। और कल से इसका सिलसिलेवार पाठन में शुरू करूंगी। तब तक यदि वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हम तक पहुंचाना ना भूलें। यदि कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसे समझा सकूं। असहमतियों का भी स्वागत है। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।